अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। व्यूअर्स, कल वीलॉग में मैंने खुले तौर पर आपको बताया था कि मुज़ाकरात महज तमाशा हैं, महज ढकोसला हैं और इनके अंदर कोई भी खुलूस नीयत से नहीं बैठा हुआ। ये सिर्फ फेस सेविंग है, कोई विन विन सिचुएशन तलाश करने की कोशिश है, हर कोई इस पर सिर्फ अतमाम हुज्जत में भी मसरूफ़ दिखाई दे रहा है। तो ऐसा नहीं है कि सब लोग वाकई कोई दर्द दिल लेकर बैठे हैं कि जी मुल्क बड़ा पीछे जा रहा है तो लिहाजा आए बैठकर मुलाकात करते हैं और कोई मसलों का हल तलाश करते हैं। तो ऐसा कुछ था नहीं और मैंने आपको कहा था कि ये सारी कार्रवाइयाँ महज दिखावा हैं और इनके पीछे कोई भी खुलूस नीयत शामिल नहीं है और मुझे इनसे ज़्यादा उम्मीद भी नहीं है। हत्ता कि अगर कोई इत्तेफाक राय हो भी जाता है, वैसे तो मुझे इस बात पे भी उम्मीद नहीं है कि कोई इत्तेफाक राय हो, लेकिन अगर हो भी जाए, कोई ऐसा एलामिया सामने भी आ जाए तो इस बात की भी उम्मीद नहीं है कि उसके ऊपर भी अमल दरामद होगा। जब सुप्रीम कोर्ट के दिए गए फैसलों पर अमल दरामद नहीं हो सकता तो फिर उसके बाद कोई भी ऐसे डिक्लेरेशन या एलामिया की क्या हैसियत है जिससे कोई भी कभी भी रूगर्दानी कर ले, मुकर जाए। कौन पकड़ने वाला है, कौन पूछने वाला है? तो इन मुज़ाकरात से कोई ज़्यादा उम्मीद दिखाई नहीं देती थी और इसकी तवक्को के ऐन मुताबिक रात गए जो कुछ हुआ उससे पता चल गया कि ये खदशात कुछ इतने गलत भी ना थे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ चौधरी परवेज़ इलाही साहब के घर अटैक की। चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो कि अब पीटीआई के मरकज़ी सदर बन चुके हैं और एक अहम रहनुमा के तौर पर उनके साथ मौजूद हैं, उनके ऊपर बड़ा ही गुस्सा था। गुस्सा कहाँ से है वो सारी बातें अभी करते हैं, लेकिन हुआ क्या? हुआ ये जनाब कि परवेज़ इलाही साहब के घर पर रात गए पुलिस ने धावा बोल दिया, एक अटैक कर दिया। एंटी करप्शन यूनिट ने बेसिकली उनकी ये कार्रवाई थी क्योंकि उन्हें किसी मुकदमे में मतलूब थे चौधरी साहब और वो पुलिस के साथ वहाँ पर उनके घर पहुँच गए रेड करने और उसके बाद फिर जो कुछ वहाँ पे तमाशा हुआ वो आप सब जान चुके हैं अब तक कि किस तरह से बख्तरबंद गाड़ी के ज़रिए उनके घर का गेट तोड़ा गया, उनकी ख़वातीन को और घर में मौजूद अफराद को हिरासा किया गया, गिरफ्तार किया गया, बग़ैर वारंट के ये सारी कार्रवाई की गई और ये कहा गया कि जनाब आप वहाँ पर मौजूद नहीं हैं। तो फिर उसके बाद ना सिर्फ ये कि चौधरी परवेज़ इलाही बल्कि उससे मुत्तसिल जो बाकी उनके रिश्तेदार हैं, उनके घर हैं, वहाँ पर भी धावा बोल दिया गया, वहाँ पर भी अटैक किए गए, वहाँ पर भी पुलिस बेरहमाना तरीके से दाखिल हो गई और शीशे घर के तोड़े गए, नुकसान पहुँचाया गया। एक अजीब सी फ़ज़ा थी कि जैसे न जाने कौन सा कोई किला फतह करने के लिए आ गए हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि एंटी करप्शन का जो एक केस इन्होंने बनाया है, सच्चा या झूठा, उसको एक तरफ रखें, लेकिन उससे आखिर ऐसी क्या इमरजेंसी थी कि आधी रात को परवेज़ इलाही साहब को गिरफ्तार करना इतना ही कोई नागुज़ीर था, इतना ही कोई ज़रूरी था? गोया परवेज़ इलाही साहब कोई दहशतगर्द हैं, कोई खुदकुश बमबार हैं जिन्होंने कोई खुदकुश जैकेट पहन रखी है और उनको अगर पकड़ा ना गया तो उन्होंने कोई खुदा न खास्ता ब्लास्ट करके पूरे पाकिस्तान को कोई उड़ा देना है कि जिस तरीके से उनको गिरफ्तार जल्दी से जल्दी कर लिया जाए जैसी ये कार्रवाई डाली गई। मतलब बिल्कुल समझ से बाहर है। अगर किसी पर मुकदमा है तो हर मुकदमा ऐसा नहीं होता कि उसके ऊपर आपको गिरफ्तारी ही देनी है। ऐसा नहीं है कि कोई भी आकर मेरे खिलाफ किसी भी किस्म की दफात लगाकर कोई मुकदमा दर्ज करा ले तो हर सूरत मुझे पुलिस गिरफ्तार करने ही पहुंच जाएगी। ये बातें ऐसी नहीं हैं जिस तरह से दिखाई जा रही हैं और ख़ास तौर पर अगर कोई ऐसा मुकदमा हो भी तो फिर भी उसका तरीक़ाकार मौजूद है। और चौधरी परवेज़ इलाही साहब के बारे में तो सब ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं, हत्ता के पंजाब के एडवोकेट जनरल ने ये बात ऑन रिकॉर्ड कही है कि उनके पास बेल थी। जब अदालत ने उन्हें ज़मानत भी दे रखी थी तो उसके बाद किस कानून के तहत पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने पहुंची? फिर ज़मानत का मतलब क्या है? फिर ज़मानत का मकसद क्या है? ज़मानत तो हासिल ही इसलिए की जाती है कि गिरफ्तारी से बचा जा सके और ये ज़मानत अदालत लेती है, जिसका मतलब ये होता है कि मुल्ज़िम तफ्तीश के लिए शामिल तफ्तीश होगा, हाजिर होगा और कार्रवाई का हिस्सा बनेगा। और अगर परवेज़ इलाही साहब ऐसा नहीं कर रहे थे, जो कि ऐसी कोई सूरत थी नहीं, परवेज़ इलाही साहब पिछली पेशी पर भी पेश हुए थे और अब ये कोई अगर नया मुकदमा है तो एक दिन में मुकदमा, उसी दिन गिरफ्तारी, ऐसा कौन सा कोई वो खुदकुश मुकदमा हमला करने जा रहे थे जिसके ऊपर इतनी कोई इमरजेंसी में कार्रवाई करनी थी? ये सारा एक खेल तमाशा रचा रचाया बसा बसाया था, तयशुदा था और उसकी वजह क्या थी वो मैं अभी आपको बताती हूँ। बहरहाल किस्सा मुख्तसर ये कि परवेज़ इलाही साहब के घर पर जब गए वहाँ पर परवेज़ इलाही साहब नहीं थे और जो परवेज़ इलाही साहब का घर जिन लोगों ने देखा हुआ है, जिन्होंने नहीं देखा हुआ, उसका
तरीकाकार ये है कि ये बहुत सारे घर हैं जो पीछे से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, मुत्तसिल हैं, मुख्तलिफ जैसे आप कह लें यूनिट्स बने हुए हैं, और इनके जो पीछे से दीवारें हैं वो सांझी हैं, तो एक घर से दूसरे घर में दाखिल हुआ जा सकता है, जाया जा सकता है। परवेज़ इलाही साहब उस वक्त घर पर मौजूद नहीं थे। वहाँ पर जो मौजूद ख़वातीन थी उनसे पुलिस को जब ये आइडिया हुआ कि शायद वो चौधरी शुजात हुसैन के घर पर हो सकते हैं, तो वो उनके घर भी दाखिल हो गए। अब मज़े की बात यह है कि चौधरी शुजात हुसैन साहब इस हुकूमत का हिस्सा हैं, उनके बेटे इस हुकूमत के वज़ीर हैं, और उनके घर पर भी ये सारी कार्रवाई आ गई। वो आग जो उधर लगी हुई थी उसके शोले उनके घर तक भी आए, वहाँ पर भी लोग ज़ख्मी हुए। खुद सालिक हुसैन साहब के बारे में भी कहा जा रहा है, चौधरी सालिक के बारे में भी ये कहा जा रहा है कि वो भी ज़ख्मी हुए हैं। तो ये सारी सूरत हाल बनी। लेकिन मज़े की बात आप ये देखें कि इतना कुछ हो गया, घर पर हमला हो गया, घर की ख़वातीन को जिस तरह से हिरासा किया गया, लेकिन फिर भी ये लोग हुकूमत के साथ चिपके बैठे हैं। फिर भी इन लोगों में इतने गट्स नहीं हैं कि ये आकर यही ऐलान कर दें कि हम इस हुकूमत के साथ नहीं हैं। 2 दिन पहले इन्हीं चौधरी शुजात हुसैन साहब के वोटों से एतमाद का वोट भी लिया है परवेज़ इलाही साहब के अलावा जो बाकी इनके लोग इसमें शामिल हैं, हुकूमत में शामिल हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को उन्होंने एतमाद का वोट दिया है, और उसके 2 दिन बाद ये कार्रवाई हो रही है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब के घर, चौधरी शुजात हुसैन साहब के घर इस तरह से पुलिस ने रेड किया जैसे कि ये कोई इसराइली फ़ौज है और कोई फ़लस्तीन पर धावा बोल दिया जाए। यानी जंगल का कानून बना दिया है बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना कि आप कोई लिहाज, कोई मुरव्वत, कोई तरीक़ाकार, कोई आप SOPs रखते हैं सामने, कोई चीज़ मलहूज़े खातिर नहीं रखी जा रही। ताकत के नशे में बदमस्त हाथी की तरह हर चीज़ को पैरों तले रौंदा जा रहा है, सिर्फ अपनी ताकत दिखाई जा रही है, और यही काम परवेज़ इलाही साहब के साथ किया गया। अब इसका मकसद क्या है, इसके पीछे कौन है, ज़रा इस पर आ जाते हैं। पहली बात तो ये कि इसका मकसद बज़ाहिर मुझे तो 2 मकसद नज़र आते हैं। पहली बात तो ये है, मेरे नज़दीक पहला मकसद ये है कि परवेज़ इलाही साहब को सबक सिखाना। किसी ने बाकायदा गुस्सा निकाला है अपना, वो किसी कौन है, सबको मालूम है कि किसको परवेज़ इलाही साहब पर गुस्सा है, किसकी बात नहीं मानी परवेज़ इलाही साहब ने। कौन है जो मुन्नस और परवेज़ इलाही को बार बार कहता था कि PDM का हिस्सा बन जाओ, PDM की तरफ जाओ। क्यों पर मुन्नस इलाही और परवेज़ इलाही बार बार मैसेजेस देते हैं कि जनाब हमें क्यों भेजा जा रहा है, हम नहीं जाना चाहते। इस्टेब्लिशमेंट के अलावा कौन है जो हमेशा इनको राह दिखाता रहा है? तो जाहिर सी बात है गुस्सा है उन्हें कि उन्होंने ये बात क्यों नहीं मानी, क्यों उनकी राय के खिलाफ असम्बलियाँ तहलील की, जबकि वाज़े तौर पर बता दिया गया था कि असम्बलियाँ तहलील नहीं होनी चाहिए, फिर भी असम्बलियाँ तहलील कर दी। इनकी इतनी मजाल, यही गुस्सा लेके बैठा हुआ था कोई, और उसको जब मौका मिला उसने निकाल दिया। तो एक तो ये गुस्सा, दूसरी वजह यह है कि मुज़ाकरात पर सीधा सीधा हमला। कहीं पर ये एलिमेंट्स मौजूद हैं जो नहीं चाहते कि अगर कोई मुज़ाकरात में बात बन भी रही हो तो उनको भी सबूताज किया जाए, उनको भी किसी ना किसी तरह टारगेट किया जाए। तो ये सिर्फ परवेज़ इलाही साहब पर हमला नहीं था, ये उन मुज़ाकरात पर भी हमला था जो PTI और PDM के दरमियान शुरू हुए, हुकूमत के दरमियान और PTI के दरमियान शुरू हुए। बहुत से ऐसे एलिमेंट स्टिल मौजूद हैं जो नहीं चाहते कि बात किसी तरफ अमन व अमान की तरफ जाए, सुकून की तरफ जाए, हल की तरफ जाए। वो चाहते हैं कि ये इंतशार रहे, वो चाहते हैं कि ये इसी तरह से तसादुम की कैफियत रहे, और वो अपनी अपनी अनाओं और मफाद के सौदे बढ़ाते चले जाएं। यही हो रहा है। बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, इनको आइडेंटिफाई करना भी कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। विद इन द गवर्नमेंट भी हैं, आप देख लें, एक तरफ मुज़ाकरात हो रहे हैं, दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ बाहिर क्या फरमा रहे हैं, अक्टूबर से पहले तो कोई इम्कान ही नहीं है इलेक्शन का, हो ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल बात है। तो भाई फिर आप वहाँ मुज़ाकरात में क्या करने बैठे हुए हैं? मरियम नवाज साहिबा के ट्वीट देख लें, मौलाना फजल रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लें, ये सब आपको बता रहे हैं कि ये लोग मुज़ाकरात के हामी नहीं हैं। और बहुत से ऐसे एलिमेंट मौजूद हैं जो ये नहीं चाहते थे कि मुज़ाकरात की इवन टेबल पे बैठा भी जाए, कामयाब या नाकामी तो दूर की बात है। तो ये वो एलिमेंट्स हैं जो नहीं चाहते थे। खुद निगरान हुकूमत के अंदर बहुत से एलिमेंट्स हैं जो ये नहीं चाहते कि किसी तरह भी इलेक्शन की तरफ बात जाती हो, नज़र आए, तो वो खुद नहीं चाह रहे। ये सारी आशीर्वाद भी हासिल थी इस्टेब्लिशमेंट के भी बहुत से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो स्टिल ये चाहते हैं कि जनाब PTI का रास्ता रोकना है हर सूरत, और इस इलेक्शन की तरफ जाती हुई कोई भी बात है, कोई रास्ता है, उस रास्ते को बंद किया जाए। और इस वजह से ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की गई कि अगर कोई थोड़ी सी बात बनने का कोई तरफ जाए भी मामला तो उसको ख़राब किया जाए। अब अंदाज़ा ये था, जो टारगेट था, प्लान था, वो ये था कि परवेज़ इलाही साहब के ऊपर जब इस तरह का अटैक होगा तो रिएक्शन आएगा, PTI कहेगी ले जी खुदाफिज हम नहीं मुज़ाकरात कर रहे, ये कोई तरीका है।
और इस तरह से फिर हम ये कह देंगे कि जनाब हम तो देख ले बैठे हुए थे, पीटीआई खुद ही मुज़ाकरात से भाग गई। तो इस तरह से हम सुप्रीम कोर्ट को भी जवाब दे देंगे कि देखें जनाब हम तो मुज़ाकरात के लिए बैठ गए थे, और इधर से हम अवाम में भी एक नैरेटिव बनाएंगे कि देखें जी ये इस तरह करते हैं। लेकिन बात यह है कि यहाँ पर दो ऑप्शंस थे पीटीआई के सामने कि क्या वो मुज़ाकरात फिर भी जारी रखते हैं, इस ट्रैप में आते हैं, या फिर वो मुज़ाकरात से चले जाते हैं। पीटीआई ने एक फ़ैसला किया, उन्होंने ये सोचा कि हम इसको साइमल्टेनियसली लेके चलेंगे, मुतवाज़ी तौर पर हम ये काम करेंगे कि एक तरफ हम इनके ये तमाम हथकंडे एक्सपोज भी करेंगे और दूसरी तरफ बातचीत के लिए भी बैठे रहेंगे, ताकि ये ना कोई कह सके कि हम उठ के चले गए थे मुज़ाकरात की मेज़ से। तो यही ऐलान किया गया और शाह महमूद कुरैशी साहब ने आके बताया कि जी हम इसको बिल्कुल कंडेम करते हैं, प्रोटेस्ट भी करते हैं, लेकिन हम मुज़ाकरात फिर भी करेंगे। और फिर बड़ी दिलचस्प डेवलपमेंट ये हुई कि जैसे मैंने अभी कहा कि हुकूमत के अंदर भी कुछ एलिमेंट्स हैं जो नहीं चाहते, लेकिन कुछ एलिमेंट्स हैं जो शायद बातचीत की तरफ लेके जाना चाहते हैं बात को। इसहाक डार साहब का शाह महमूद कुरैशी साहब से रब्ता होता है और वो उन्हें फ़ोन करके बताते हैं कि जी हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, वफाकी हुकूमत ने ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की, ना हमने ऐसा कोई हुक्म दिया है, ना हमारी तरफ से किसी किस्म की यहाँ पर कोई सपोर्ट थी। ये निगरान हुकूमत की कार्रवाई, उन्होंने सारी कार्रवाई उठा के निगरान हुकूमत पर डाल दी। अब ये भी एक मज़े की बात है कि क्या निगरान हुकूमत अज खुद ये कार्रवाई कर रही है कि वो उसका दिल करे और जनाब वो किसी के ऊपर भी चढ़ाई कर दे, कभी ज़मान पार्क पे हमला करा दे, कभी परवेज़ इलाही साहब पे हमला करवा दे। और परवेज़ इलाही साहब तो सियासतदान भी वो हैं जो कोई इतने हार्ड हिटर सियासतदान नहीं रहे कभी भी, वो कभी उन्होंने इतनी हार्ड लाइन नहीं ली, वो हमेशा रवादारी की बात करते हैं, मफाहमत की बात करते हैं। वो तो नवाज शरीफ साहब वगैरह से, जरदारी साहब से, सबसे उनके राब्ते रहते हैं, एमक्यूएम से राब्ते रहते हैं। तो वो तो कोई इस टाइप का बंदा ही नहीं है कि जिसके खिलाफ आप इंतकामी कार्रवाइयाँ करते फिरें। तो वो तो हमेशा से बातचीत की सियासत करते हैं, हमेशा से कहते हैं कि जी आओ मिल बैठ के बात कर लेते हैं, तो सबके लिए रास्ते खुले रहते हैं। तो उस बंदे को टारगेट करना तो इंतहाई शर्मनाक था और इसलिए हमने देखा कि बहुत ज़्यादा इसके ऊपर रिएक्शन भी आया, लोगों ने बड़ा कंडेम किया इस चीज़ को। और ये फिर कौन सी रिवायात हमने शुरू कर दी हैं, ये कौन सी सियासत हमने शुरू कर दी है कि हर चीज़ को ही हमने पसे पुश्त डाल दिया है, हर चीज़ को ही बालाए ताक रख दिया है, किसी चीज़ की मुरव्वत लिहाज रिवायत, किसी चीज़ का अब हमें कोई पास नहीं रहा है कि जनाब हम कहीं पे अपनी कोई हद मुकर्रर कर लें कि ये हद है, ये रेड लाइन है, इसके आगे नहीं जाना। अब ये हम उस लिमिट तक पहुँच गए। और क्या आप समझते हैं कि निगरान हुकूमत ये कार्रवाई आज खुद कर सकती है? तो अब आप यहाँ पर इसको वहाँ से लिंक करें कि फिर कौन है जिसको गुस्सा था परवेज़ इलाही साहब पर, और किसने निगरान हुकूमत ये बनवाई है, किसकी चॉइस है ये निगरान हुकूमत, कौन है वज़ीर आला पंजाब और किसके साथ वो घूमता फिरता नज़र आता है। तो फिर आपको सारी बात समझ आ जाती है कि किसने गुस्सा निकाला है और किस तरह से ये कार्रवाई हुई है। दूसरी तरफ आर्मी चीफ ने बड़ा अहम एक आज खिताब किया काकूल अकेडमी में। उन्होंने 2-3 बातें की। उन्होंने कहा जी हमारी जो अमन की ख्वाहिश है उसको कमज़ोरी ना समझा जाए, पाक फ़ौज बिल्कुल तैयार है हर तरह के हालात से निपटने के लिए, कोई हमें हल्का ना ले। और साथ ही उन्होंने फिर अंदरूनी बैरूनी दुश्मनों को तंबीह भी की। और जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने की कि जी अवाम हैं जो इस वक्त रियासत का महवर हैं, अवाम हैं जिनकी तरजीह है सबसे ज़्यादा, हिफाजत भी उनकी और मर्ज़ी भी उनकी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये रिवायती बातें नहीं हैं क्या? हर आर्मी चीफ से हम यही बातें सुनते हैं, लेकिन क्या हर आर्मी चीफ इस पे पूरा उतरते हैं? क्या जनरल बाजवा साहब ये बातें नहीं करते थे? तो क्या जो वो बातें करते थे उनके आमाल उसके मुताबिक होते थे? क्या उनके कौलो फेल में तजाद नहीं था? यानी आप कहने को तो आके ये बातें कर देते हैं कि जनाब अवाम अवाम अवाम, लेकिन अवाम क्या सोच रही है? क्या आपका इदारा वो सोच रहा है? क्या आप उस सोच के साथ जा रहे हैं या उसके मुखालिफ जा रहे हैं, या अवाम की सोच को ही कुचलने के दर पे नज़र आ रहे हैं? तो ये हैं बुनियादी सवालात। सिर्फ गुफ्तगू से बात नहीं बनती, अमली इक़दाम करने पड़ेंगे, तभी अवाम और इदारे के दरमियान जो खलीज हायल है, जो गैप आया है, जो एक तजाद नज़र आ रहा है, वो ख़त्म तभी होगा जब अमली तौर पर अवाम को नज़र आएगा। बाकी आप आकर प्रेस कॉन्फ्रेंसों में तरदीदें करें, वजाहतें दें, बड़े बड़े डायलॉग्स कहें, जो भी कहें, अवाम नहीं मानने वाली। वो देख सकती है ये शऊर का जिन जो बोतल से बाहर आ गया है, ये इतनी जल्दी वापस नहीं जाने वाला। अब ये सिर्फ बातों से बहलने वाला नहीं है, इसको आपको अमली इक़दाम करके बताना होगा कि जो आप कह रहे हैं वो आप समझते भी हैं और उस पर अमल भी करते हैं। अब ये बात कही जा रही है कि जी वो दुश्मन लोग हैं जो अवाम और अफवाज पाकिस्तान के दरमियान एक गैप डालना चाहते हैं। तो ये गैप कोई दुश्मन नहीं डाल सकता सर, ये गैप उस वक्त ही डलेगा जब आपके इक़दामात और अवाम की सोच में फ़र्क होगा। ये गैप उसी वक्त ख़त्म होगा जब ये फ़र्क ख़त्म होगा।
किसी दुश्मन की ये मजाल नहीं है कि अवाम और फौज के दरमियान कोई आके गलत फहमियाँ डाल दे। ना ये सोशल मीडिया अपने तौर पर ऐसे, ये सोशल मीडिया क्या है, ये भी अवाम ही है, ये अवाम ही की सोच का इजहार है। तो फिर कैसे ये पॉसिबल है कि आप ये समझें कि आप लोग जो भी करें और अवाम जो है उसके ऊपर रिएक्शन ना दे या उसके ऊपर नहीं। इसका ये गैप सिर्फ उसी वक्त ख़त्म हो सकता है कि जब आपके किरदार ही ऐसे होंगे जिसके ऊपर तनकीद ना हो, आईनी किरदार तक महदूद होंगे, तो आके वजाहत देनी ही नहीं पड़ेगी। अगर आप वो करेंगे जो आवाम चाहती है, तो आपको आके आवाम को कहना ही नहीं पड़ेगा कि आप हमारे महवर हैं सियासत का, रियासत का, ताकत का। ये नहीं कहने की ज़रूरत पेश आएगी जब आवाम को खुद पता होगा कि वो वाकई ही ताकत का मरकज़ हैं। ये है बुनियादी चीज़। तो अब बात जो है वो कॉल से आगे निकल गई। अब अमली इक़दाम के बगैर कुछ हासिल नहीं होगा, वरना सिवाय तबाही के, वरना सिवाय नुकसान के, ना तो इदारों के हाथ में कुछ रहेगा और ना पाकिस्तान के हाथ में। मिलते हैं अगले वीलॉग में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।